नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। चलिए देखिए, आप सभी को पता है, मैं पहले एक बात बताऊं कि अगर आप लोग 2018 से अगर आप चीज़ों को अगर देख रहे होंगे रेलवे की, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मेरी बात कर ली जाए भाई, तो मैं 2016 से इस फील्ड में एक्टिव हूँ, ठीक। लेकिन अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की जो वैकेंसी स्टार्ट हुई 2018 में, आपकी एलपी की वैकेंसी आई, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी आई, एनटीपीसी, जेई, इस तरह से चीज़ें चलती आई। वहाँ सबसे कॉमन चीज़ ये देखा गया कि सबसे पहले रेलवे का जो पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज करने का मतलब क्या था, जो उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में ये रखा कि साइंस से, मैथ से, रीजनिंग से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ये पाया कि अगर साइंस में आपका जो वेटेज रखा गया था, एक तो अच्छा वेटेज रखा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, दूसरी बात अच्छे लेवल पे प्रश्नों को रखा गया। धीरे धीरे 2018 से आप जब 20 में आए, 20 के बाद 22 में आप जब पेपर ग्रुप डी में इन किए आपने, तो जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड बहुत अच्छे लेवल पे चला गया था। यानी कि एनसीईआरटी के अब सवाल आपसे निकलने लग गए थे। मतलब कि एनसीईआरटी मतलब ये नहीं कि आपका एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन तो पूछा जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आने लग गए थे। और देखिए, अगर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक बात तो आप ये तय रखिए कि आपका एनसीईआरटी पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पे आपकी ये कंप्लीट लेक्चर होगी। देखिए, इसमें अगर आपको एक सिंगल सा भी अगर डाउट है आज तक, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लगातार 3-4 वीडियो आपको डाल रहा हूँ केमिस्ट्री की, और मैं आपको फील करा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ तो इससे पहले मुझे मैटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर मैं मैटर्स को क्लियर कर रहा हूँ तो वहाँ मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट, या फिर कह सकते हैं जो मैटर आपकी बनी होती है पार्टिकल से, उस पार्टिकल की पूरी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैटर के जो हम 3 स्टेट की बात कर रहे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस की है। देखिए, यूट्यूब पर भी मैंने की है, और शायद 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे नहीं डाला था, वो पेड क्लास में बहुत ही प्रॉपर वे में आपकी 13-14 क्लासेस मैंने लिया। और साथ के साथ देखिए, एक वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे भी रखा है भाई, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, आपके बॉइलिंग पॉइंट और आपकी मेल्टिंग पॉइंट, और उसमें आपकी प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जब आप इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते थे। देखिए, कहीं अगर आप थोड़ा सा भी अगर सिंसियर होंगे या आपने थोड़ी सी भी एनालिसिस की है, तो आपको क्या ये क्वेश्चन नहीं मिले हैं। और ये केवल ये रेलवे में ही नहीं, आप एसएससी में चले जाओ, चाहे आप अपनी स्टेट एसएससी में जाओ, या आप बीपीएससी के या पीसीएस के किसी भी पेपर दोगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम बच्चे से मैंने स्टार्ट किया है। बच्चे से कहने का मतलब कि पूरा बेसिक से, और आपका, अब देखिए, एक तो ये चीज़ है कि अगर आप आईआईटी के लेवल पर चीज़ों को सोच रहे हैं तो नहीं करना भाई। अपने गवर्नमेंट जॉब, आपकी जो आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की, जैसे अगर आप रेलवे एक अच्छे लेवल का जो आपका साइंस पूछती है, सीडीएस हो गया और एनडीए, यानी कि ये आपकी यूपीएससी हो गई। नेक्स्ट अब आप क्या बात आती है एसएससी, तो उसकी इतनी औकात नहीं है साइंस पे जाने की, लेकिन हाँ कभी कभी स्टेट एसएससी या फिर बात कर सकते हैं स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है, बीपीएससी वगैरह में तो आता है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एकदम बेसिक से अप टू आपका मैंने हाई लेवल तक चीज़ों को कवर कराया है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये हाई लेवल कहने का मतलब क्या है। तो एक तो आपका जो एक्सेप्शनल बनता है, एक्सेप्शनल कहने का मतलब क्या, जो अपवाद होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वही आपका पूछ लिया जाता है। एटॉमिक नंबर आपने 24 देखा होगा, 29 देखा होगा, तो ये 24 29 को हटाइए, मैं सीधा बोलूँ तो आपको मैंने करवा दिया है एटॉमिक नंबर 20 से ग्रेटर देन, ठीक है ना। यहाँ से 20 के बाद मैंने आज आपको कंप्लीट 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक को एक एक करके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको सिखाया है। दूसरे क्लास में मैं आपको 20 के ऊपर एटॉमिक नंबर पे चलेंगे, आपको वहां पे चीज को खेला दिखाएंगे कि कैसे खेला होता है। दूसरी चीज, इसकी इंपॉर्टेंस को तो पहले आप समझ ले सर। देखिए, चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को जानिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो जब आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं तो मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन आपने देखा था ग्रुप डी में, या आप ग्रुप डी को छोड़ एलपी टेक्नीशियन में कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वर्ग से पूछे गए थे, उपवर्ग से पूछे गए थे, वैलेंसी से पूछी गई थी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो ये चीज़ें आप बहुत आसान से और विथ इन सेकेंड। देखिए, सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, एक चीज़ तो मैं आपको और चीज़ें क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कन्फिगर करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अरेंजमेंट। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं,
इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना हम सीख रहे होते हैं। तो भाई आज की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, पूरा अटेंड करिएगा, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा वादा है कि आज के बाद आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज और एक वीडियो और आएगी, उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी का आप सीडीएस दो, एनडीए दो, बीपीएससी दो, कई सवाल आप विथ इन सेकेंड बना रहे होंगे। नेक्स्ट चीज, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, फोकस स्टडी विथ अभी, इसी नाम से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। और हमारा एएलपी के लिए बैच चल रहा कॉम्बो, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और स्पेशली जनरल साइंस की स्पेशल बैच है। और विथ इन 1 मंथ आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सेल्फ मैं ही क्लास लूंगा। 2018 में मैंने दिखाया भैया, भाई खुद मैंने किया है सारा क्वालिफाई। और आपको मैं ट्रेड पेपर के बारे में भी काफ़ी चीज़ों को अब मैं जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपना फीटर पेपर कैसे क्वालिफाई किया उसको मैं दिखाऊंगा। 75 में भाई मैंने 20-25 केवल बनाए, और किस टॉपिक, मैंने तो एक वीडियो भी बनाया कि फीटर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, तो जरूर देखिएगा। खैर इनको छोड़ हम आते हैं मेन मुद्दे पे। लेकिन हाँ, जो आ सकते हैं मैंने ऑफर रखा है भाई, सावन जो अभी चल रहा हमारा, इस पे मैंने ऑफर दे दिया है, साइंस में भी दे दिया, कॉम्बो में भी दे दिया, तो जरूर से ज्वाइन करिएगा इसे। बाकी आप एक बार कंटेंट देखिए, उसके बाद ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं अगर करूं तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा एकदम। सबसे पहले आपके डाल्टन साहब आए, देखिए साइंटिस्ट से मैं कोरिलेट कर रहा हूं। फर्स्ट जो आपने साइंटिस्ट को देखा, डाल्टन साहब को देखा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है या फिर कह लें जो मैटर है, ये मैटर है भाई। मैटर हम किसे कहते हैं, हमने ये कहा था कि पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो आपका मैटर और एक आपकी एनर्जी। एनर्जी को हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में। और ये जो मैटर है, मैटर आपको पढ़ाई होती है, जो नॉन लिविंग हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में, जिसे हम कहेंगे आपका मैटर। और जो लिविंग, जिसे हम सेल का नाम दे रहे होते हैं, उसको हम बायोलॉजी में खत्म करेंगे। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लियर, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए मैं तो यहाँ पे चीज़ों को उतना तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना भाई, क्योंकि इनके पीछे मैंने 14 क्लास लिए हैं। अगर आप एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल करिए देखिएगा तो। और एक डाउट और आपका, कि आप में से जो परेशान थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए फिजिक्स का कंटेंट आपने मेरा देख लिया है, केमिस्ट्री का देख लीजिए, बायो का भी मैं दिखाऊंगा। बायो मैंने पढ़ाया भी था ग्रुप डी के टाइम पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खैर ये चीज़ें हैं। और एक और डाउट आपका कि सर फिजिक्स में जो लेक्चर मैंने अपलोड, तो भाई वो कंसेप्चुअल वीडियो है, देखिए समझिए, वो एज ए बोनस मैंने दे दिया। मैं फिर से पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री तो अभी चल ही रही है, और फिर बायो भी पढ़ाऊंगा। और आपके लिए न्यूमेरिकल सेशन हर टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए डाल्टन साहब ने ये बताया कि आपकी जो ये मैटर है, इसकी सबसे छोटी जो पार्टिकल्स या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, उसे हमने क्या कहा, एटम। यानी कि वो एटम जिसका आप क्या कर रहे हैं, फर्दर आप डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, आपने उसका नाम रख दिया एटम। ये हमारे डाल्टन साहब ने कहा। लेकिन इसके बाद कई साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा कि भाई हम एटम का क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग का जो मॉडल दिया, उसके लिए 1911 में, अगर सेकेंड जो साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके रदरफोर्ड साहब हुए। रदरफोर्ड साहब एक ऐसे साइंटिस्ट, इतने दिलचस्प इंसान थे वो, ठीक है ना। अगर मैं साइंटिस्ट में बात करूं, 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है एटॉमिक मॉडल थ्योरी के लिए। इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किए गोल्ड फॉइल पे, जहां इन्होंने ये बताया कि आपका जो एटम है, इसका 99% भाग जो है वो क्या है, आपका खाली है। और रेस्ट जो आपका इस एटम का पूरा मास जो केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज यहाँ हो, न्यूक्लियस जिसे हम नाम देते हैं, जहां आपका प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। और देखिए बाद में जब रदरफोर्ड ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया या जो थ्योरी दी, उस समय न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। हाँ जी, तो उस समय न्यूट्रॉन की बात इन्होंने नहीं की थी। लेकिन बाद में हमें पता चला जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी कारण प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की, यानी कि नाभिक की खोज किसने। अब देखिए ये सब मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ों को मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। तो अब हुआ क्या, फिर इन्होंने ये भी बात बताई कि आपकी जो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कई सारे क्या है, आपके ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया बस इतना कि इन सारे ऑर्बिट में आपकी, इन सारे ऑर्बिट या फिर बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। लेकिन ये नहीं उन्होंने प्रॉपर वे में बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगा रहे हैं ना, किस ऑर्बिट में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तब फिर आए आपके तीसरे साइंटिस्ट आए, तीसरे साइंटिस्ट में जिनका नाम रहा आपका नील्स बोर, ठीक है भाई। नील्स बोर आए भाई साहब, इन्होंने बता दिया, इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n² का। इन्होंने ये बताया कि पर्टिकुलर जो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, और इसकी भी संख्या फिक्स है। मतलब ये एक ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को इन्होंने एनर्जी लेवल भी कहा, सेल कहा, और इनका नामकरण किया KLMN, ठीक है, KLMN।
और उन्होंने ये बताया कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, सॉरी, ये नील्स बोर ने ये नहीं बता पाया कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जो आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, आपके एक फिक्स्ड ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑर्बिट होती है एक फिक्स्ड रेडियस में होती है, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था एंगुलर मोमेंटम का, mvr इक्वल्स टू n मल्टीपल ऑफ h अपन 2πh हो गया था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन इनके बस एक डिमेरिट रह गई थी कि किस ऑर्बिट में, यानी कि k ऑर्बिट हो गया या l ऑर्बिट हो गया या m ऑर्बिट हो गया या n ऑर्बिट हो गया, इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या चक्कर लगा रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये बात हमारी बताई किसने, जब जब हमने देखा बोरबरी स्कीम को, यानी कि बोरबरी जब साहब आए, इन्होंने अपनी एक स्कीम दी नील्स बोर के साथ, इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² का, और पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमने ये जान लिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी। और ये नील्स बोर ने एक और डिमेरिट क्लियर किया रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन नील्स बोर तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर वो अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो वो क्या होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होते होते वो क्या होगी, न्यूक्लियस पे आके गिरेगी, तो आपका पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ भाई, डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनका सारा का सारा एक बार पूरा का पूरा ढांचा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको क्लियर किया नील्स बोर ने कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, आपकी ये जो ऑर्बिट होती है ना, ये एक फिक्स्ड रेडियस में होती है, और ये रेडियस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपकी इस फॉर्मूला से। आपकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है आपकी, और ये आपके फिक्स है, केवल n की वैल्यू आपको रखनी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप इसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो आपकी जो ऑर्बिट हो गई वो क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, या फिर इसी को एनर्जी लेवल का इन्होंने नाम दिया। उन्होंने ये कहा कि जो आपकी जो न्यूक्लियस के जो पास में जो ऑर्बिट है, के ऑर्बिट जो हो गई आपकी, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो ऑर्बिट होती है इसके पास क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, जिसे हम के का नाम दिया था, तो इसे हम क्या बोले थे, ग्राउंड स्टेट। और जो उससे दूर जिससे जैसे ऑर्बिट जाएगी उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाएगी, तो ये आपकी हायर एनर्जी लेवल। तो अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी आना चाहेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। और अगर कोई हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे यानी कि ग्राउंड स्टेट में जाना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो जब आपके बोरबरी साहब आए और उन्होंने ये कह दिया कि आपकी जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में फिर से एक डिटेल स्टडीज की गई। जब डिटेल स्टडीज की गई बहुत सारे साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये कहा कि आपने सर जो आप बोल रहे हो ना कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके बहुत सारे ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में ही क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट के अंदर भी क्या होता है, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिट के, अब ये सब बहुत डिटेल हमने क्लास में कराया था, तो वहीं आपको समझ में आएगा वो सब चीज़ें। तो अब जिन्होंने क्लास लिया तो ठीक है। ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिट, या फिर आप कह सकते हैं सब सेल, यानी कि ऑर्बिट या सेल के अंदर होता है सब सेल, और इस सेल के अंदर ही आपका प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस प्लेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल का, या फिर उसे कहते हैं कक्षक। ये हो गया उपकक्षक और ये हो गया कक्ष। और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, बोरबरी ने बता दिया के में 2 8 18, ऐसा नहीं है जी। इलेक्ट्रॉन्स भी आपके देखिए, ये अगर के हो गया, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये आपका के ऑर्बिट हो गया, ये एल ऑर्बिट हो गया, ये एम ऑर्बिट हो गया, ये एन ऑर्बिट हो गया। ठीक है, मैं बना ही दे रहा हूँ एक और ऑर्बिट, ये एन ऑर्बिट हो गया। तो अब इस ऑर्बिट के अंदर क्या है, एक आपका सब सेल है, एस हो गया, इसमें आपका एस पी हो गया, इसमें एस पी डी हो गया, और इसमें आपका एस पी डी और एफ हो गया। ठीक है, अब इसके ऑर्बिट यहाँ पे अगर एस है तो इसमें एक ऑर्बिट होगा, यहाँ पे आपका टोटल 3 ऑर्बिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इस प्रकार से यहाँ 5 होते थे और यहाँ पे 7 होते थे। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, यही इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, एनर्जी लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल आएंगे जो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल जिसके पास होगी उसके पास। तो ये सब अब डिटेल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अब आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए यहाँ से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिए इसके नाम पर ही सारी चीज़ें छुपी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक थोड़ा सा चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, और इसमें कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल भी है।
तो अभी तक आपने जितना भी क्लास अटेंड किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 5, 6, 7 क्लास मैंने दे दी है, ठीक है ना, एकदम अरेंज मैनर में एप्लीकेशन में अपलोडेड है। तो आप में से जो लोग भी अगर एक भी क्लास मिस आउट किए हैं तो पहले आप उसे कंप्लीट कर लें, ठीक। और उसके बाद मैं यकीन दिलाता हूँ ये कितना भी कठिन हो या कितना भी टफ हो, आपको पूरा कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर होंगे और आप हर कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आप जिस भी आइटम को लोगे आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे आराम से, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये माइंड में रखना है कि आपका एग्जामिनेशन है रेलवे का, जेएसएससी का, तो उस लेवल पे ही चीज़ें चलेगी। अब आईआईटी जेई के लेवल पे आप न सोचना है कि वहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर कवर होगी, ठीक है भाई, पहली चीज़ तो ये। बट उससे भी ऊपर लेकर चलूँगा रेलवे जेएसएससी की जो भी लेवल है उससे, ठीक है। तो चलिए, नाम क्या रखा है गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, कन्फिग्रेशन मतलब क्या हो गई, अरेंजमेंट, यानी आपको अरेंजमेंट करना है इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट की क्या बात आ रही है, चलिए इसको मैं एक फिगर दिखाता हूँ जो मैंने आपको कल कराया भी था। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आपकी एक एटम है, ये पूरी की पूरी, ठीक है, ये क्या है, आपकी एटम है। हमने ये बोला था जो आपकी एटम होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहां आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारे आपके ऑर्बिट्स, या फिर आप इसी को क्या कह रहे होते हैं, सेल, या हिंदी में कक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपके ऑर्बिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हमने नाम दिया था के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है। ये जो जानकारी हमें मिली थी किस साइंटिस्ट के माध्यम से, नील्स बोर के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी। उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड रेडियस में, आपकी जो एक ऑर्बिट है वो फिक्स्ड रेडियस में होती है, और उसकी रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, जो आपकी एंगुलर मोमेंटम होती है इक्वल्स टू क्या होती है, h/2 की n मल्टीपल, जिसमें आप वहां से रेडियस निकाल रहे थे हर ऑर्बिट की, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि ये आपने जान लिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास कई सारे ऑर्बिट्स या फिर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी ऑर्बिट्स में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इतनी तक हमें जानकारी प्रेजेंट थी, लेकिन फिर बाद में जब बोर्सबरी स्कीम आए, उन्होंने ये बताया कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट्स में नहीं, इस ऑर्बिट या फिर कह सकते हैं ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर एक सब सेल होता है जिसको हमने कहा एस, यानी ये आपका जो के सेल है, ये आपका क्या है, ये के सेल है। इस के सेल में आपका क्या था, एक सब सेल था जिसको नाम दिया हमने एस सब सेल, ठीक है। फिर जब एल सेल में हमने आया तो इस एल के अंदर में भी हमें मिला सब सेल, जिसके अंदर क्या मिला, एस और पी सब सेल। फिर एम जो सेल है आपकी, या फिर ये जो एम ऑर्बिट है, इसके अंदर हमें मिली सब सेल एस पी डी, और ये जो एन जो ऑर्बिट है या फिर ये जो एन सेल है, इस एन सेल के अंदर हमें मिली एस पी डी एफ सब सेल। और इस सब सेल के अंदर होता है आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल। तो ये जो एस सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं, और मैंने ये कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब एस और पी, यानी कि जो आपकी एल ऑर्बिट है या फिर एल जो सेल है, यानी कि एल कक्ष जो है, उसमें आपकी एस और पी सब सेल प्रेजेंट है, तो एल ऑर्बिट में या फिर एल सेल में आपको कितना ऑर्बिटल मिला था, 3 ऑर्बिटल मिला था। एस की और पी की यहाँ पर क्या है, आपकी सब सेल प्रेजेंट है। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते थे, मैंने बताया था 6, और अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने टोटल हमारे पास ऑर्बिटल होंगे, तो 3 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे, यानी कि कक्षक होंगे। फिर एम सेल पे हमने जब बात की, यानी एम ऑर्बिट पे जब हमने बात की, तो यहाँ पर सबसेल प्रेजेंट है एस पी डी, ठीक है। तो डी जो सबसेल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित हो सकता था, 10। तो 10 के लिए हमें कितने ऑर्बिटल चलना चाहिए, क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल, यानी कि 5 कक्षक। और अंतिम जो एन सेल या एन ऑर्बिट जो देख रहे हैं, ये अंतिम नहीं है, इसके आगे भी होगा ओ, लेकिन इतना हमारा काम हो जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एस पी डी एफ सब सेल, ठीक है। तो इस एफ जो सब सेल है आपका, यानी कि जो उपकक्ष है, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो
14 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब यहाँ आइए, अभी हमने ये कहा आपके पास ऑर्बिट है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है आपके पास, ऑर्बिट है, के एल एम एन। ये जो के ऑर्बिट है आपकी, इस के ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल ऑर्बिट में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। एम ऑर्बिट में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। और एन ऑर्बिट में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपने कैसे निकाला था, इसके लिए आपको फॉर्मूला दे दी गई थी। बोर्सबरी ने एक स्कीम योजना निकाली 2n² से। n क्या था, क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, के ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 और यानी कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए, यानी कि एल ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर 4 4 2 8। इस प्रकार से हमने के एल एम एन में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की। अब इस ऑर्बिट में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, सब सेल होता है। के में क्या प्रेजेंट होता है, एस सब सेल होता है। एल में क्या प्रेजेंट होता है, एस और पी होती है। एम में क्या होता है, एस पी डी होता है। और एन में क्या होता है, एस पी डी एफ होता है। ठीक है, एस जो सब सेल है उसके अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो प्रेजेंट आपको देखने मिलेंगे, उपस्थिति देखने को मिलेगी, वो कितनी होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगी। पी में कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन होगी। डी सब सेल में कितना, 10। और एफ सब सेल में कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हिंदी में हमने कहा था कक्षक। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। ठीक, ये डायग्राम से पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब आइए इस चीज़ को भी प्रूव करते हैं हम लोग। यहाँ मैंने आपको कहा जो आपकी के ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो के ऑर्बिट में पहले ये बताइए कितना सबसेल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्या है, के ऑर्बिट है, इसमें कितना सबसेल होता है, एक सबसेल। और के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2। और एस में भी कितना हो सकता है, तो 2। तो ठीक है, प्रूव हो गया। अब आइए आगे, एल ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ आते सबसे पहले, ये आपकी क्या है, एल ऑर्बिट हो गई। एल ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अच्छा, इस एल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इस ऑर्बिट के अंदर होता है सब सेल। इसमें एल में क्या हो, क्या सब सेल होगा, एस और पी होगा। और इसके में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ उपस्थित होता है उसको हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल कक्षक का नाम दिया था। तो अब एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा। एल जो ऑर्बिट है या एल जो सेल है उसमें कितने सबसेल होंगे, 2, एस और पी। तो एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। और पी में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अभी आपने कहा 6। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए एल सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एस और पी, तो पी में कितना आएगा, 6। तो 6 और ये एस, तो 6 2 8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एम में कितना और इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 2n का इसे निकालेंगे तो 3 एम ऑर्बिट यानी कि तीसरी, एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 2 18। अब आइए 18 इलेक्ट्रॉन, तो एम ऑर्बिट में कितना सबसेल, तो एम ऑर्बिट में 3 सबसेल, एस पी डी। तो एस पी डी को अगर आप काउंट करते हैं तो डी में मैक्सिमम सबसेल कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 6 8 10 18, तो एम, ये एम ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि एम में क्या क्या है आपका, एस पी डी है। एन ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे आया 32 इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिट यानी कि आपकी ये 4th सेल की बात हो रही है, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। यानी एन ऑर्बिट में कितना सबसेल है, तो एन ऑर्बिट में आपका टोटल 4 सबसेल है, एस पी डी एफ। ठीक, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितना, 6। डी में कितना, 10। और एफ में कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको काउंट करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एफ में मैक्सिमम कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। तो एन में क्या क्या आपका सबसेल होगा, एस पी डी एफ, ये चारों होगा। तो इसको चारों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी आपको मैंने ये बताया, जो आपने एटम देखा, एटम के अंदर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका सबसेल। और सबसेल के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। तो वो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है उसकी अरेंजमेंट, इसकी जो अरेंजमेंट है, ये कैसे अरेंजमेंट को आप लिखोगे उसको अभी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर भाई। अब चलते हैं आगे, इसको समझते हैं। तो इस फिगर में अगर आप जब देख रहे होंगे तो आपको मैंने नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट के बारे बताया था।
तो नील्स बोर ने क्या कहा था, मैं आपको दिखाता हूँ उनका जो थ्योरी मैंने लिखा है। उन्होंने एक बात कही थी, सेकंड नंबर में आप पढ़ेंगे, एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। दूसरी सबसे पहले समझिए, मैं जो आपको बताया था उसमें कि ये जो आपकी ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट को उन्होंने क्या नाम दिया था, एनर्जी लेवल का भी उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होते हैं या सेल होते हैं, या फिर इसी को उन्होंने एनर्जी लेवल कहा था। तो नील्स बोर ने ये कहा था कि जो एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज, वही एनर्जी लेवल को उन्होंने नाम रखा था के सेल। ठीक है, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। फिर अगले लाइन पे जो चीज़ें लिखी गई है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस का जो पास वाला जो ऑर्बिट है के, ये हो गया आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, या फिर इसी को आप नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, उसके बाद आपका एल, उससे थोड़ी सी अधिक एनर्जी लेवल, उससे आगे अधिक एनर्जी लेवल। तो यहाँ वही बताया गया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये जो के सेल जो आप देख रहे हैं या के ऑर्बिट जो देख रहे हैं, या जो ये के वाला जो एनर्जी लेवल है, इसकी जो एनर्जी होती है ये सबसे मिनिमम होती है, इसे आप नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को के से एल पे जाना है, तो उसे क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन को अगर एल से के पे जाना, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा। यही चीज हमने कहा था, ये एन हमने मतलब नील्स बोर ने कहा था। अगला लाइन जो उन्होंने बताया कि एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करता है, रेडिएट करता है, या फिर एब्जॉर्ब करता है यानी ग्रहण करता है। या तो बाहर वो एनर्जी को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, या फिर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। कब, जब वो जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू, और बोल सकते हो कि वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो इमिट कब करेगा एनर्जी, जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा। और कब एनर्जी गेन करेगा, जब वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल के पास जाएगा। ये चीज़ें याद है आपको। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, आपको अगर मैं दिखाऊं, ठीक है भाई, ये आपका क्या है, के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये आपका एम सेल हो गया, ये एन सेल हो गया। ये आपका एनर्जी लेवल है जिसका नाम इन्होंने दिया था के एल एम एन। जो आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ये आपका के है, जिसे आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इसे के से एल पे आना है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को के पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करना होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर एन सेल पे है और उसे के सेल पे आना है, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाना है, या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी को इमिट करना होगा, रेडिएट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मैं आपको बताऊंगा भी एक फॉर्मूला, कैसे आप पता करेंगे कि किसके एनर्जी लेवल अधिक है, किसके एनर्जी लेवल कम है। अब एक प्रिंसिपल आपको मैं अभी बता रहा हूँ, अफबाउ प्रिंसिपल के बारे, साइंटिस्ट है वो, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे बताई, जो भी बातें उसके बारे बताता हूँ। अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था, मैं एक लाइन लिख दूँ पहले, सबसे पहले उसके बारे में ही। इन्होंने क्या कहा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, इंग्लिश में भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा, ठीक है ना, यानी कि लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, ठीक है ना, लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाती है। उसके बाद उच्च ऊर्जा में जाती है, ठीक है ना, उसके बाद उच्च ऊर्जा में जाती है, उसके बाद उच्च ऊर्जा में जाती है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस प्रिंसिपल का आपको इनका नाम भी याद रखना है, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, AUF, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे होंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले जो जाएगा निम्न ऊर्जा में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो फिलअप करेंगे वो लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका हाई एनर्जी लेवल के पास जाएगा। ठीक है ना, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। ठीक,
चीज़ें समझ में आ गई। अब लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपके न्यूक्लियस के पास जो के सेल होता है उसकी जो होती है सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगी, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। उसके बाद इस एल की थोड़ी सी ज़्यादा, उसके बाद एम की उससे ज़्यादा, उसके बाद एन की उससे ज़्यादा। बाकी अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊँगा कैसे आप एनर्जी फाइंड आउट कर रहे होंगे। अभी आप इसको समझिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है ऑर्बिट या सेल, या हिंदी में कहते हैं कक्ष, ठीक है। यानी मैंने आपको फिगर दिखाऊं तो मैंने इसकी बात कर रही है मैं, ये आप जो एनर्जी लेवल की जो बात कर रहे थे ना, ये एनर्जी लेवल को मैंने यहाँ लिखा है KLMN। इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसका इन्होंने नामकरण कर दिया KLMN, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहें, K सेल, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड ऑर्बिट को M और फोर्थ ऑर्बिट को N सेल हमने कहा। ये जो व्यू होता है कैसा 2D डायमेंशनल होता है, यानी कि वाई एक्सिस पे या फिर एक्स एक्सिस पे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हमने देखा कि ये जो आपका के जो ऑर्बिट है यानी जो के सेल है उसके अंदर भी क्या होता है, एक सब सेल होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, आपको एटम को रिलेट कराया था स्कूल से, और स्कूल जब हम गए तो हमें मिला 9th क्लास, ये रहा 9th क्लास, ये 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। अब इस 9th क्लास में भी हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके बेसिस पे 9th क्लास में उतने सेक्शन रखे गए। स्टूडेंट मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो 9th में केवल एक सेक्शन था, 10th में 2 सेक्शन मिला, 11th में 3 सेक्शन मिले और 12th में 5 सेक्शन, यानी कि 4 सेक्शन हमें देखने को मिले। यही चीज़ हमने देखा था भाई। तो उसी प्रकार हमने देखा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर जो आपकी जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका सब सेल। और इस सब सेल में जहां आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो जो आपका के ऑर्बिट है या फिर के एनर्जी लेवल है उसमें आपने क्या देखा, कौन सा सब सेल प्रेजेंट है, एस, एल में क्या है sp, एम पे क्या है sp_d, एन पे क्या है sp_df। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, के में जो सब सेल प्रेजेंट है एस, एल में प्रेजेंट है sp, एम में प्रेजेंट है sp_d, एन में प्रेजेंट है sp_df। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है आपको एक एक चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, के बारे में अभी लिखने जा रहा हूँ, तो क्या मैं के जो आपकी एनर्जी लेवल है या जो के ऑर्बिट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो आपका 1 है इसको मैं s से मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1s, ठीक है, यानी क्या हो गया 1s। के बाद के बाद क्या आएगा l, l के बाद क्या आएगा m, m के बाद क्या आएगा आपका n, ठीक है। l है, l जो है सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 से s मल्टीप्लाई होगा, 2 से p मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार m की थर्ड ऑर्बिट है तो 3 से s, 3p, 3d, ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। तो इसको बस यहाँ पे वही मैं लिख रहा हूँ, l का क्या लिखूंगा 2s, 2p, m क्या है थर्ड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। m में कौन कौन से सबसेल होते हैं, s होते हैं, p होते हैं और d होते हैं। तो 3s हो गया, 3p हो गया, सॉरी 3s हो गया, 3p हो गया और 3d हो गया। 3 सबसेल होते हैं sp_d। फोर्थ में यानी n में क्या क्या होता है sp_df होता है, तो 4s हो गया आपका, ठीक है, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, जो आपका s सबसेल जो होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। p जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। d जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और जो आपका f सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद है आपको। और अगर मैं ऑर्बिट की बात कर लूँ, जैसे के ऑर्बिट की मैं बात करूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2। एल ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। एम ऑर्बिट की बात करूँ तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन। और एन ऑर्बिट की बात करूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्लियर है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूँ, अगर मैं एस पे अगर मैं यहाँ पूछूँ तो इस पर मैक्सिमम कितना आपके इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, मैक्सिमम एस पे कितना 2, तो इस पर आप कितना लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पी पे मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इस डी पे कितना लिख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इस एफ पे कितना लिख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे कम आप लिख सकते हैं। हो सकता है 2s1 ही लिख दें या 1s1 लिख दें, क्योंकि एस की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, क्योंकि एस पे कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर आ गई। अब जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख रहे होंगे, इसी को आप अरेंज मैनर में कैसे अरेंज करेंगे,
कैसे अरेंज करेंगे आपके अहबाव प्रिंसिपल ने बता दिया है कि जो आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ फिलअप कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये KLMN क्या है भाई, ये आपका एनर्जी लेवल ही तो है, यानी वही ऑर्बिटल को ही उन्होंने क्या कहा था, नील्स बोर ने एनर्जी लेवल कहा था, उसको केवल नामकरण कर दिया KLMN से। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे लोएस्ट एनर्जी के पास जाएगा, उसके बाद आपका हाईएस्ट एनर्जी, उससे ऊपर जो जो एनर्जी होगी उसके पास जाएगी। तो इसकी एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, ठीक है ना, उसके बाद उससे किसकी है, उसके बाद उससे किसकी, तब तो आप इसको एक अरेंज मैनर में लिखेंगे 1s 2s 2p6 जो आप लिखते हैं। तो यह अहबाव प्रिंसिपल ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले आपके निम्न ऊर्जा यानी कि जो आपकी लोएस्ट एनर्जी जो लेवल होगी उस पर जाएगी, उसके बाद आपके उच्च ऊर्जा में यानी कि आपकी जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उस पर जाएगी। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे आप एनर्जी लेवल को फाइंड करेंगे, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी को। देखिए कैसे हम लोग एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही ध्यान से देखना सर, ये क्लियर मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया। देखिए 1s 2s 3s 3p 4s 4p 4d जो मैंने अभी लिखा था, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसमें ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि अफबाव प्रिंसिपल ने ये बताया कि जिसकी सबसे मिनिमम ऊर्जा होगी सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन वहाँ फिलअप करेंगे। एस में मैक्सिमम कितना 2, पी में कितना 6 फिलअप कर सकते हैं, डी में कितना 10 फिलअप कर सकते हैं, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो मिनिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। एक फॉर्मूला है आपके पास N+L, ठीक है ना, N+L जिसका अधिक होगा, जब आप n को और जो l को आप ऐड कर रहे होंगे जिसकी वैल्यू अधिक आएगी उसकी जो एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। अब ये n और l क्या है, देखिए n जो होता है आपका क्वांटम नंबर होता है, यानी कि क्वांटम नंबर यानी कि समझिए जो आपकी ऑर्बिट की जो संख्या थी के फर्स्ट ऑर्बिट यानी n की वैल्यू 1, l सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2, m यानी कि थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू 3 हो गई, और एन ऑर्बिट यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक। एल क्या हो गया आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बहुत डिटेल आपको समझना पड़ेगा, नीड नहीं है, आप समझते हैं एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वांटम नंबर तो आप फाइंड आउट कर लेंगे आराम से, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन यानी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1s 2s, किसकी एनर्जी लेवल फाइंड आउट करनी भाई, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है k ऑर्बिट को, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है l ऑर्बिट को, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m ऑर्बिट को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है n ऑर्बिट को, सिंपल सा है। अब l कैसे फाइंड आउट करेंगे, n तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कि जैसे आपको 2s का एनर्जी, यानी कि अगर आपको कंपैरिजन करना होगा सर कि 1s और 2s में, ठीक है, किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा या किसकी एनर्जी लेवल कम, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+l से फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू तो आप लिख लेंगे सर, इसकी n+l आपको निकालनी होगी पहले, और इसकी भी n+l निकालनी होगी। तो n का वैल्यू तो आप 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। l कैसे निकालेंगे, यहाँ n की वैल्यू आप निकाल लेंगे 2, ये आपका 2 दिया हुआ है वही n हो गया। तो l जो निकालने का जो तरीका है इसको यहाँ पर इस ब्लॉक को याद रखेंगे। अगर s सब सेल होगा तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर p सब सेल होगा तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर d सब सेल रहेगा तो l की वैल्यू 2 और f सब सेल रहेगा तो l की वैल्यू 3, ठीक है। अब आइए ये क्या है 1s और ये है आपका 2s, तो 1s में n+l हमने फॉर्मूला अप्लाई करनी है एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर 1+l किए तो s यानी इसकी l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ l क्या हो जाएगी s, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 क्योंकि s है, s सब सेल पे l की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 और 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, तो एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा हुई 2s की ज़्यादा हो गई। तो अब जब इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे, यानी अगर आप इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना आप यहाँ पे सीख गए 1s और 2s में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा 2s की होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा, अफबाव ने क्या कहा जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस पे फिलअप होगा, उसके बाद आप इसमें फिलअप करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, अब और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आराम से। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2s और 2p के बीच में एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, आप फाइंड आउट करें, क्योंकि 2s और 2p में आप सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है n+l, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है 2। अब हम l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो s है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, यानी कि एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा हो गई, 2p की। ठीक है, तो आप यहाँ से आप आराम से फाइंड आउट कर लिए, 2p की एनर्जी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ऊर्जा इसका सबसे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप किस पे करेंगे, इस पे करेंगे। अभी मैं लिखूंगा और समझाऊंगा अभी डिटेल, अभी आप ये तो फाइंड आउट करना सीख लें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर एनर्जी लेवल इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, या फिर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक आएगा अभी समय 2p और 3s में आइडेंटिफाई करें कि किसकी एनर्जी लेवल अधिक है, तो आप क्या करेंगे, n प्लस एल अप्लाई करेंगे, यहाँ भी n प्लस एल अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 2 और यहाँ पर n की वैल्यू 3। p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ आपने 1 लिख दिया। यहाँ s है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ आपको मिल रहा है 3 और यहाँ भी 3, ये तो हो गया अब आपका इक्वल। तो अब इस केस में एनर्जी लेवल कैसे फाइंड करेंगे, तो अब याद रखिएगा, ये पॉइंट एकदम लिख लीजिए कि जब आपका ये एनर्जी लेवल इस केस में जब बनता है, तब आपको चेक करना है कि n की वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है ना, n जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, n जिसकी ज़्यादा होगी एनर्जी लेवल, देखिए कितना सुंदर कंटेंट भी मैं दे रहा हूँ आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा। n जिसकी ज़्यादा होगी एनर्जी लेवल उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी भाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, n प्लस एल रूल तो अप्लाई किया तो एनर्जी लेवल 3 3 यानी कि इक्वल आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे n की वैल्यू, तो 2p और 3s में n प्लस एल से इक्वल आ रहा, तो n की वैल्यू चेक किए तो किसकी है भाई, यहाँ पर n 3 है, मैक्सिमम है 2 से, तो एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे फिलअप किस पे करेंगे, 2p पे। अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आपको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, अब इस पर ध्यान रखिएगा और एक तरह से समझिए कि उसको याद ही कर लीजिएगा, लेकिन याद कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं लिखूंगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा अब आपको। चलिए भाई अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, फोर्थ ऑर्बिट एन। के में कौन कौन सब सेल होता है, एस सब सेल होता है, तो 1s हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल में क्या होता है, sp, 2 से 2s 2p। एम में क्या होता है, spd, 3 है ऑर्बिट तो 3s 3p 3d। एन है तो spdf तीनों आएगा 4 से मल्टी। अब इसको अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे, तो एनर्जी लेवल पे अरेंज करेंगे। अब एनर्जी लेवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले 1s मैं लिखूंगा यहाँ पे 1s, ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसकी होगी, 2s की। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो चलिए हम चेक करवा लेते हैं आपको। मैं रफ पेपर ले रहा हूँ क्योंकि यही कंटेंट मैं आपको शेयर भी करूँगा और बहुत उम्दा कंटेंट है भाई ये, इसीलिए। देखिए 1s और 2s में मैं चेक करूँ अगर, तो ये आपका 1s है और ये 2s है। कैसे चेक करते हैं, n प्लस एल। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, n की वैल्यू क्या है, 1 है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस 0 है, ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 0, तो ये क्या आया 1 और 2, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, 2s की ज़्यादा हुई। क्लियर यहाँ पे। तो चलिए, तो ज़्यादा एनर्जी जिसके पास होगी उससे पहले जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s पे जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, 2s पे जाएगा, ठीक। उसके बाद किस पे आएगा, 2s के बाद क्या है, 2p। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि 2s और 2p में किसकी एनर्जी लेवल कम है, क्योंकि अगर जिसकी कम होगी वो पहले लिखाएगा और जिसकी ज़्यादा होगी उसके बाद वो लिखाएगा, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप किस में करना है, जिसकी सबसे एनर्जी लेवल कम होगी। यानी जो अभी मैं सीक्वेंस लिखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखूंगा एनर्जी की, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की रहेगी, मतलब सबसे कम होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा, उससे थोड़ा, उससे थोड़ा, ये मैक्सिमम होगा अंतिम वाला। तो चलिए 2s और 2p को चेक करते हैं। जैसे 2s हो गया ये और ये हो गया 2p। n प्लस एल से चेक करना है हमें, तो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ 2, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 2। तो देखिए 2p ग्रेटर देन हो गया 2s से, तो 2p बाद में मैंने लिखा, तो 1s 2s 2p, 2p के बाद मैं क्या लिखूंगा 3s। आप इसको चेक करिए तो 3s ही आएगा। 3s के बाद फिर आपका एनर्जी लेवल मैं लिखूंगा 3p की, ठीक है। ऐसे भी निकाल लीजिए ना, n प्लस 0 यानी सॉरी 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसकी कम, इसलिए मैंने यहाँ रखा। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 1s फिर लिखे 2s, फिर लिखा आपने 2p, फिर लिखा आपने 3s, फिर आपने लिखा 3p, उसके बाद आपने 3p के बाद देखिए 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, 3s लिखा, 3p लिखा, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये गलती नहीं करना है कि 3d लिख देना है, अब आपको 3p के बाद लिखना है 4s। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए 3d और 4s में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी।
अगर जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसको हम बाद में लिखेंगे और जिसकी कम होगी वो पहले लिखेंगे। तो देखिए अगर इस सीक्वेंस में मैं जैसे लिखता आया 1s को लिखा, फिर 2s को लिखा, फिर 2p को लिख रहा हूँ, फिर 3s को लिख रहा हूँ, फिर 3p को लिख रहा हूँ। हाँ, तो फिर मुझे 3d लिखना चाहिए, फिर मुझे 4s पे लिखना चाहिए। लेकिन चलिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, 3d और 4s में किसकी एनर्जी लेवल कम है, 3d और 4s की। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 3d और 4s। n प्लस एल हमें रूल अप्लाई करनी है। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s p d f। ठीक है, तो l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, p के लिए क्या होती है 1, d की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे d की वैल्यू, d अगर है सब सेल, तो l की वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यहाँ n की वैल्यू अगर 4 है तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ क्या आ गया 5 और यहाँ क्या आ गया 4। तो एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा हो गई, देखिए 3d ग्रेटर देन हो रहा है 4s से। तो अगर 3d की एनर्जी लेवल ज़्यादा है 4s से तो सबसे पहले क्या आएगा 4s आएगा, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम किस में फिलअप करेंगे, जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी। इसीलिए सबसे पहले 4s लिखेंगे, उसके बाद 3d लिखेंगे। तो ये 3p के बाद हम 3d इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 4s की एनर्जी लेवल कम है 3d से, इसलिए हम सबसे पहले 4s लिखेंगे, उसके बाद 3d लिखेंगे। देखिए इतने से आपका काम हो जाएगा। आप रेलवे, जेएसएससी, एसएससी, बीपीएससी जहाँ भी जाएं। अब इसके बाद जेई वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेई मतलब क्या, जो आपका आईआईटी जेई होता, ठीक है, वहाँ पे ये बात होती है। 3D के बाद अब जो आपका क्या आएगा, देखिए 3D हो गया, 4s लिखा, उसके बाद मैंने 3D लिखा, तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप 4p लिखेंगे। तो आप 4p लिख लें इसको, ठीक है। 4p के बाद 4d नहीं आता, ये याद रखिएगा। 4p के बाद क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा एक लिखूँ, 5वीं ऑर्बिट जाएगी, ठीक है, 5वीं ऑर्बिट जाएगी, यहाँ पे o ऑर्बिट होगा, यहाँ पर भी सिंपल सी बात क्या होगा, s होगा, p होगा, d होगा, f होगा, एक और सबसेल होगा, ठीक है। अभी मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 5s लिखेंगे, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे 5p लिखेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे 5d, 5f लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए, बिल्कुल ऐसे लिखाएगा आपका। तो देखिए 4s आपने लिख दिया, उसके बाद आपने 3d लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम थी, 4s 3d के बाद फिर 4p आपने लिखा, फिर 4p के बाद आपका मन कर रहा होगा कि मैं 4d लिखूं, फिर 4f लिखूं, फिर 5s, तो नहीं, 4p आपने लिख दिया। अब इसके बाद चेक करेंगे हम लोग 4d और 5s के बीच में एनर्जी लेवल, ठीक है ना, 4d और 5s के बीच में एनर्जी लेवल, चलिए चेक करते हैं। 4d और 5s के बीच में एनर्जी लेवल चेक करते हैं। तो n प्लस एल निकालेंगे, 4d के लिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 5s के लिए क्या हो जाएगा 0, तो 4 2 6 और 5 प्लस 0 5। तो एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा है, 4d की एनर्जी लेवल ज़्यादा है 5s से। तो अगर इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो ये बाद में आएगा, 5s की कम है तो ये पहले आएगा, इसीलिए 4p के बाद जो होता है ये आपका 5s आता है, ये हम लिखेंगे 5s, ठीक है। इतना आप याद नहीं रखे भाई, आपका काम हो जाएगा यहाँ तक ही, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये जो आपका अरेंजमेंट जो मैंने लिखा है, ये अरेंजमेंट क्या है आपका इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसकी, एनर्जी की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की। और ये बात किसने कही थी, तो ये आपने बात कही गई है आपकी अफबाउ प्रिंसिपल ने दिया था। अफबाउ जो आपके साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने दिया है ये प्रिंसिपल कि जो आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, उससे बाद उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो ये एनर्जी लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे समझ गए। अब देखिए एस पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हमें पता है एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। पी पे कितना जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, हो सकता है 6 से कम जा सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा आइटम मिल जाएगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख रहे होंगे तो वहाँ पर पी में 5 इलेक्ट्रॉन डालने से ही काम चल जा रहा। तो भाई सिंपल सी बात है, 5 आप मिनिमम लिख सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा पी पे आप इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। 3s में कितना जाएगा 2 जाएगा मैक्सिमम, 3p में भी कितना जाएगा मैक्सिमम 6 जाएगा, 4s पे भी कितना जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा, 3d पे कितना मैक्सिमम जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d पे कितना जा सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इस तरह से सारी चीज़ें। अब हम लोग आपको एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल देके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो एक एक हम लोग एग्जाम्पल लेते चलेंगे सारा। अभी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शनल आपका 30 तक, ठीक है ना, सारा का सारा 30 मैं लिख करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोजन की, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्योंकि अब हमें समझ में आ गई है सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हूँ, हो सकता है आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 1s
उसके बाद आएगा आपका 2s, उसके बाद आएगा आपका 2p, उसके बाद आएगा आपका 3s, उसके बाद आएगा आपका 3p, उसके बाद आपका आता है 4s। ये ही याद आपको रखना है और फिर आएगा आपका 3d। इतने से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई, यहाँ मैंने लिख दिया है अभी, आप इसको याद रखेंगे। चलिए एस पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी पे मैक्सिमम कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी पे कितना जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन याद रखना है। 1 क्या बता रहा है, ऑर्बिट। एस क्या है आपका, सबसेल है, क्लियर। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है आपको। हाँ, तो पहले ये पता करिए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं पता करना चाहूँ तो मैं आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो मैं बताया था परमाणु जो संख्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें ये बताइए, ये किसके लिए था, न्यूट्रल एटम के लिए था। ये न्यूट्रल एटम है, तो अभी आपको सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन न्यूट्रल एटम के लिए बता रहा हूँ, और आपके सिलेबस में भी न्यूट्रल एटम ही, लेकिन मैं फिर भी आपको चार्ज का भी बता दूंगा, मतलब कि कैटायन पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट अगर होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज अगर एलिमेंट होंगे तो उसको कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है भाई। हालांकि रेलवे में भी नहीं पूछता है, लेकिन करा देंगे, शायद पूछ ले। चलिए, ये अब इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना अरेंज करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन करना है, 10 इलेक्ट्रॉन करना है, तो पहले वो पता करें। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 होगी, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है, ये आपका क्या एटॉमिक नंबर, ऊपर में क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या भी वही होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको 1 अरेंज करना है भाई, और ये अरेंजमेंट होती है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 इस प्रकार से, और s लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बताइए s पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको डालना कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1s क्या करेंगे, 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हाइड्रोजन का, समझ में आया। 2 मैंने क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा। ये ऐसा नहीं होता बाउंडेड कि आपके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ही है, ये तो मैक्सिमम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने आराम से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन के बाद चलते हैं हम लोग हीलियम के पास। सेकेंड जो आपका है हीलियम, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 2। तो इसकी जब कन्फिग्रेशन मैं लिखूं, इससे पहले मैं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होता है, जो एटम नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 हो जाएगी इसकी। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट का सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1s, और कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो s के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, खत्म, क्लियर हो गया। अब आगे आइए भाई, हीलियम के बाद सारा मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, आपको कुछ करना नहीं है भाई, केवल आपको इसको पचा लेना। मैंने कहा ना, साइंस जो पढ़ रहे हैं, मैथ जो पढ़ रहे हैं, और जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इतना हम लोग दे रहे हैं ना, केवल आप लोग उसको डाइजेस्ट कर लीजिए और वहाँ पे जाके उगल देना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। इतना अगर आप कर सकते हैं तो हीलियम के बाद आएगा आपका क्या आ गया, हीलियम के बाद आपका क्या आएगा भाई, लिथियम आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। तो चलिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन निकाले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये अरेंजमेंट जानते हैं, अब मैं बार बार ये अरेंजमेंट तो नहीं दिखा सकता हूँ, ये आप याद हो गए होंगे आपको। 1s 2s 2p 3 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। अब आते हैं लिथियम के पास। लिथियम को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ में आराम से। कितना अरेंज हम करना है इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख रहे हैं 1s, ठीक है। तो 1s में 3 इलेक्ट्रॉन हमें डालना, तो 1s में कितना जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो चलिए, अब हम आगे निकल रहे हैं 1s से। अब इसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा। s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने अरेंज कर दिया, बचा कितना, 3 करना था, 2 कर दिया, अब 1 करना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म लिथियम का, क्लियर है भाई। अब आगे आइए, लिथियम के बाद हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब आइए बेरिलियम के पास। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे 1s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद 2s। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 अरेंज कर दिया, बचा 2, और s पे कितना मैक्सिमम जा सकता है, 2। तो 1s2 2s2, इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेरिलियम के बाद आपका आता है बोरोन, यानी कि B5, सॉरी एटॉमिक नंबर 5 इसका होता है।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या सिंपल सी बात है 5 होगा भाई। देखिए ये पीरियोडिक टेबल में काफ़ी काम आने वाला है, खास करके रेलवे के एस्पिरेंट, आपको वहाँ से पूछा जाएगा भाई ब्लॉक फाइंड आउट करने, वर्ग निकालने हैं, उपवर्ग निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं वहाँ पे। तो इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1s, 2 इलेक्ट्रॉन पुटअप कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन में 2 हो गया, बचा 3। 2s की बारी आई, 2s में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया, अब बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s 2s के बाद क्या होता है चलिए देख लेते हैं। 1s 2s के बाद 2p, ठीक है। तो चलिए 1s 2s हो गया, तो 1s 2 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, 5 में से 4 कर दिया, 1 बच रहा है। तो अब जो आपका 2p आया, p पे मैक्सिमम कितना जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब हमें करना था टोटल 5, जिसमें से 4 कर दिया, तो p पे मैं कितना इलेक्ट्रॉन और डालूंगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बोरोन कंप्लीट हो गया। बोरोन के बाद क्या आता है भाई पीरियोडिक टेबल में, 1 मिनट यार टेढ़ा हो गया, ठीक है। बोरोन हो गया कंप्लीट। बोरोन के बाद आएगा आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना अरेंज करना है हमें, 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करनी है। तो चलिए अरेंज करते हैं, 1s2 2s2 हो गया, यानी टोटल 4 हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन को अगर आपको अरेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p3 होगा, क्योंकि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग डाल सकते हैं, तो 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा ना। देखिए मैं पूरा करवा दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। और भाई जो अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी चीज़ आपको हल्का लग रहा ना, अभी चीज़ अभी बताया नहीं मैंने, अभी मेन चीज़ है एक्सेप्शनल जो आपको देखने को मिलेगा 25 वाला का, ठीक है ना, 24 का क्रोमियम का, आपको 29 का आपको मैं आपको बताऊँगा, आपको जो आपका कॉपर होता है वहाँ पे खेला जो चलता है, वहाँ से सवाल बनते हैं आपको। फिर जो चार्ज होते हैं कैटायन और इनायन के, उसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें अभी मुझे बतानी है भाई कन्फिग्रेशन। पहले इसको मैं दिखा दूँ, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा क्या, फ्लोरीन, यानी कि 9 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं हम लोग, चलिए 1s2 2s2 4 हो गए, बचे कितना 5, यानी 2p5, ठीक है। नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहे क्या था, फ्लोरीन था, ठीक है ना, फ्लोरीन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है हीलियम, सॉरी हीलियम बोल, नियोन, नियोन का कितना हो गया एटॉमिक नंबर 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना अब हमें, तो आराम से करेंगे। 1s2 2s2 कितना हो गया 4 हो गया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, p पे कितना मैक्सिमम जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए p पे 6 मैक्सिमम आ गया, अब इसका खत्म, अब आगे हम लोग चलेंगे। 2p के बाद क्या है ध्यान से देखिए, 1s 2s 2p के बाद आपका 3s का नंबर आएगा, तो अब 3s में हम लोग पुटअप करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। सोडियम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है। 20 तक आज हम करवाएंगे आपको, और उसके बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट आपको एक्सेप्शनल वाला और पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसको अगले सेशन में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 2 2 4 10 इलेक्ट्रॉन और बचा 1, इसके बाद क्या आता है 3s आएगा, इस पर मैक्सिमम कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। सोडियम की क्लियर हो गई। सोडियम के बाद आपका आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन आपकी, तो इलेक्ट्रॉन कितनी 12 हो गई। अब इसको अरेंज करेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो गया मैग्नीशियम का। अब आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम बोले तो एटॉमिक नंबर 13, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो कितना आएगा 13 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अभी तक कितना हमने अरेंज कर दिया 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया। 3s2 के बाद क्या आता है सर 3p आएगा, कितना बचा था 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3p1 हो गया, ठीक। एल्यूमिनियम के बाद आपका आएगा सिलिकन। सिलिकन के एटॉमिक नंबर 14, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी अरेंज करनी है 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करनी है। तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 हो गया, 2 4 10 12 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया। अब आगे चलते हैं, सिलिकन के बाद टोटल 20 कंप्लीट करना है आज हम लोगों को। इसके बाद आपका बचता है क्या
फास्फोरस, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना 15, तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें बचे टोटल 15। तो अब तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे भाई, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं कितना करूँ मैं 20 तक, फिर भी 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 2 4 10 12, बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3p3 हो गया, ठीक है। पी फास्फोरस के बाद क्या होता है सल्फर यानी कि 16। अगर इसको अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना अरेंज करना है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, 2 4 10 12 14, 2 4 10 12 4 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए अब कंप्लीट अब करने की ज़रूरत है क्या, एक्सेप्शनल वाला अब हम स्टार्ट करें। सल्फ़र हो गया, सल्फ़र के बाद क्या था आपका, क्या था क्लोरीन आता ना, फ्लोरीन क्लोरीन आता, यस। तो क्लोरीन हो गया 17 नंबर पे, 17 इलेक्ट्रॉन आपके अरेंज करने हैं भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लेंगे। 1s2, देखिए दिक्कत 20 के बाद आएगी, हो सकता है आपको, 2p6 3s2 3p5। अब चलिए डायरेक्ट कैल्शियम के पास चलते हैं, 20 ख़त्म करते हैं हम लोग। 20 यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 2 4 10 12, बचा कितना 8 है ना, बचा कितना 8 बचा, लेकिन p पे जाएगा कितना 6 ही जा सकता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद मैंने क्या बताया था आपको 4s बताया था, याद है ना। 3d नहीं लिखे थे क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल अधिक होती है, तो देखिए एक यहाँ पे आपको यूज़ करना सीख लिया आपने 20वां में, तो कितना हो गया 2 4 10 12 6 18, अब 20 में से 18 कर लिया, बचा कितना, और एस पे मैक्सिमम जा से भी सकता है 2, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कैल्शियम तक। क्या छूट गया भाई, क्या दिक्कत आ रहा है 19 में आपको, क्या दिक्कत आएगा। देखिए पोटासियम होता है 19, करा ही देते हैं भाई, 19 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 2 4 10 12 12 3s2 3p6, 12 6 18 हुआ, 18 के बाद क्या आएगा 4s आएगा, इसमें कितना बैठाएंगे एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। कैल्शियम हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए अब इसके बाद चलिए इस पेज को कंप्लीट ही कर लेते हैं, इसमें जितना भी हो सकता है। स्कैंडियम का मैं बताता हूँ आपको, आपका हो गया स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम आपका एटॉमिक नंबर कितना हो 21, यानी कि इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितनी अरेंज करना होगा हमें 21 इलेक्ट्रॉन अरेंज करनी होगी। तो सिंपल सा है, 21 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ अरेंज हुआ कितना इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, करना है 21 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 के बाद क्या आएगा आपका 3d1, ठीक है, क्या आएगा 3d1। अब देखिए आपको किताब में कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, अभी तक यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम का जो आपने लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ से आप चलें तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं जो आपकी कैल्शियम की थी, ठीक है। देखिए 4s2 तक ये सेम कैल्शियम की, तो क्या आप इस स्कैंडियम का ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दे कैल्शियम, जिसे आपका किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलता, उसके बाद आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3d1। इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आपने लिखा, उसके बाद 3d1 जो हो गया ये आपका स्कैंडियम का। तो ऑप्शन में अगर ऐसे मिल जाए तो इससे भी परेशान नहीं होना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ ना लिख करके उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है ये कैल्शियम, यानी कि वो बताया कि यही कन्फिग्रेशन ही है, ठीक है। ये हो गया स्कैंडियम तक। अब आगे चलेंगे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये फिर हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाएगा न्यूट्रल एटम का, ये सारे न्यूट्रल एटम है, इसीलिए तो जो एटॉमिक नंबर है वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी KLMN वाला भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाएंगे, 2 8 10 8 18 जो भी लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने इधर जगह भी खाली रखी है भाई अगले सेशन पे, ठीक है। और वहाँ पे अगले सेशन में एक्सेप्शनल भी आएगा, जो आपको दिक्कत देता है उसको समझेंगे कि कैसे उसको आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये पूरा बेस क्लियर हो गया, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है भाई।